हेलो दोस्तों, आज से एनसीईआरटी जो साइंस है आपकी, ठीक है, एनसीईआरटी जो आपकी साइंस है उसकी अपन ने सीरीज जो है वो आज शुरू की है। उसमें पहला चैप्टर आज अपन जो कवर करेंगे वो करेंगे जीवों में जनन। ठीक है, ये 10th एनसीईआरटी से मैं सारा करवाऊंगा। जीवों में जो जनन की प्रक्रिया है उससे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 10th एनसीईआरटी से अपन करेंगे। जो भी एग्जाम जहाँ पे एनसीईआरटी साइंस पूछी जाती है, चाहे से वो आपका एलटी ग्रेड है या आपका ईएमआरएस है, और भी जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 है उसमें चाहे 6 to 8 मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, रीट एग्जाम है या टीजीटी साइंस है, मतलब जहाँ भी आपका एनसीईआरटी साइंस का टॉपिक लगता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। एक एक क्वेश्चन जो है वो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं और इन्हीं क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके रिपीट होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन विधि कि मतलब हाइड्रा में प्रजनन कौन सी विधि के द्वारा होता है। तो देखिए द्विखंडन है, मुकुलन है, लैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपका हाइड्रा है दोस्तों, हाइड्रा इसमें जो जनन होता है, जैसे मान लो इस टाइप आपका कोई हाइड्रा होता है। अब इस हाइड्रा के शरीर पर क्या है कि यहाँ पर ऐसे मुकुल निकल जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मुकुल निकल जाएंगे। ये मुकुल धीरे धीरे ऐसे परिवर्तित होगा और यहाँ से फिर हट जाता है, परिपक्व हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, दूसरा नया जीव बन जाएगा। तो इस विधि का नाम है दोस्तों मुकुलन। इस विधि का क्या नाम है? मुकुलन है। तो हाइड्रा में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन कौन सी विधि के द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि आपको याद रखनी। हाइड्रा का नाम आती है मुकुलन विधि, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब मान लो कि सर मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। अगर हाइड्रा ऑप्शन में नहीं है, अगर हाइड्रा ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो आपका यीस्ट में होता है। यीस्ट में आपका जनन जो है ये भी आपका मुकुलन के द्वारा होता है, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे इस क्वेश्चन में। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े जो हैं वो गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो देखिए मनुष्य में आपको पता है कि कुल जो गुणसूत्र हैं, कुल आपके गुणसूत्र हैं दोस्तों वो 46 होते हैं। अगर जोड़ों की बात कर ले तो कितने जोड़े हो गए सर? 23 हो गए। तो कितने हो गए? 23। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का तो सटीक आंसर हो गया। लेकिन इस 46 में भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कि महिला और पुरुष की अपन बात कर ले, महिला और जो आपका पुरुष है, इसमें आपके 44 गुणसूत्र दोस्तों समान होते हैं। 44 गुणसूत्र दोनों में समान होंगे। और फिर महिला में जो है, जो दोनों हैं एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसमें आपका एक एक्स होता है, एक वाई होता है। इन दोनों को, ये दो जो गुणसूत्र हैं, इनको दोस्तों बोला जाता है लिंगी गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? इनको लिंगी गुणसूत्र बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी जो है पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा मनुष्य में ये जो विभाजन की प्रक्रिया जब होती है, जब जैसे मान लो ये 22+x में टूटेगा और यहाँ से 22+x में टूटेगा, यहाँ से 22+x और 22+y हो जाएगा। तो ये जो विभाजन है मनुष्य में दोस्तों पूछता है, ये आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये भी जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। भाई जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें जो लैंगिक जनन है दोस्तों वो आपके पुष्पों के द्वारा ही होगा, फूलों के द्वारा ही होगा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपके जैसे मान लो पुष्प है, ठीक है, पुष्प है, उसमें जो जनन की प्रक्रिया है, जो जनन की प्रक्रिया है, आपको पता है कि भाई जो है इसके दो पार्ट होते हैं। जो आपका नर वाला जो होता है उसको अपन बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर बोलते हैं, या पुमंग भी बोल देते हैं कहीं पर नाम इसका जो है आपको पुमंग भी मिलेगा। और जो आपका स्त्री वाला जो फ्लावर्स में पार्ट है, स्त्री वाला, उसको अपन जो है बोलते हैं आपका वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र बोल दो या स्त्री केसर बोल दो। ये भी आपको साथ में ही याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर इन दोनों में जो प्रक्रिया होती है वो होती है परागण की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया होती है? परागण प्रक्रिया होती है। परागण भी आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्वपरागण, एक होता है स्वपरागण, एक होता है आपका परपरागण, ठीक है। स्वपरागण में क्या होता है कि मान लो एक ही पौधा है, कोई एक पौधा है, इसी पौधे के पुंकेसर है, इसी पौधे के वर्तिकाग्र है, ठीक है। मतलब इसी पौधे के पुंकेसर इसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, वो स्वपरागण होगा। और एक पौधे के जो पुंकेसर है वो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं परपरागण। ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। अगला जो आपका क्वेश्चन है उससे पहले मैं बता दूं, जो टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हो, एलटी ग्रेड की कर रहे हो, ईएमआरएस की, हमारा सेल्फ स्टडी प्लान चल रहा है जिसमें सारे बच्चों को हम तैयारी करवाते हैं। 3500 सिलेक्शन हमारे यहाँ से पहले हैं, ठीक है। एक ग्रुप में सारी जो है ग्रुप में सारी स्टडी चलती है। आप लोगों को भी जुड़ना है तो मेरा नंबर है 7424939386, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। भाई इनमें से कौन सा एक लिंगी? अब समझो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई पौधों के दो पार्ट होते हैं, एक तो पुंकेसर है, एक वर्तिकाग्र। एक क्या है?
वर्तिकाग्र है। अब अगर मान लो ये दोनों जिसके पास हैं, ये दोनों जिनके पास है उनको तो बोलेंगे उभयलिंगी, उन दोनों को तो क्या बोलेंगे, उभयलिंगी, ठीक है। और केवल इनमें से एक पार्ट है, या तो पुंकेसर है या वर्तिकाग्र है, उसको कहा जाता है एकलिंगी। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अपन एकलिंगी। उसको क्या बोलेंगे, एकलिंगी बोलेंगे। अब देखो सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर, इनमें जो है ना पपीता जो आपका होता है दोस्तों, पपीता ये आपका होता है एकलिंगी। कैसा होता है ये आपका, एकलिंगी होता है। याद रखना, याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं अपन। देखिए जैसे मान लो कि इसमें आपका जो नर युग्मक है, एक तो आपका जो है नर युग्मक और एक हो गया आपका कौन सा, मादा युग्मक। जब ये दोनों मिल जाएंगे ना तो इसको बोलते हैं निषेचन। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं निषेचन। इसको क्या बोलते हैं अपन, निषेचन बोलेंगे, ठीक है भाई। जैसे मान लो कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो मिल रहे हैं, इसको अपन क्या बोल देंगे, निषेचन की प्रक्रिया बोलेंगे। याद रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु बनता है, बताओ शुक्राणु कहाँ बनता है। शुक्राणु जो है वो कहाँ बनता है आपका, तो वृषण में, मूत्राशय में, गर्भाशय में या अंडाशय में। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है दोस्तों वो टेस्टिज में होता है। याद रखना कहाँ पर होता है, वृषण में, टेस्टिज में होता है। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। हालांकि देखो आप ये यहाँ से देख भी सकते थे कि गर्भाशय और अंडाशय ये तो आपके जो है फीमेल पार्ट हो गए, ये तो आपके फीमेल पार्ट हो गए, तो आपके वृषण में होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है, बताओ। अब इनमें से कौन सा जंतु जो होता है वो उभयलिंगी होता है, बताओ। तो देखिए मानव हो नहीं सकता, कबूतर, मेंढक, केंचुआ, तो ये आपका होता है केंचुआ जो होता है ना दोस्तों, केंचुआ जिसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहेगा कि उभयलिंगी कौन सा होता है, केंचुआ होता है। याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। भाई फूलों में मैंने आपको बता दिया, नर जो प्रजनन अंग होता है, ठीक है, वो आपका होता है क्या, पुंकेसर। वो क्या होता है आपका, पुंकेसर होता है। ऑप्शन ए आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और भाई जिसको देखो एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज जो पीडीएफ चाहिए ना, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। बिल्कुल चैप्टर वाइज अपनी सीरीज चलेगी पूरी। एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यूज के माध्यम से जो है ना अपन कवर कर रहे हैं यहाँ पर। देखो सौ परागण निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है। समझो, मैंने बताया भी है भाई आपको कि सौ परागण होता क्या है। सौ परागण जो है वो क्या होता है, जैसे मान लो दो पौधे हैं, ये आपका एक पौधा है, इसी पर पुंकेसर है, इसी पर क्या है पुंकेसर, और इसी पर वर्तिकाग्र है, ठीक है, इसी पर वर्तिकाग्र है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो उसको बोलते हैं सौ परागण। इसको क्या बोलेंगे, सौ परागण बोलेंगे। तो सौ परागण कौन से पौधे में होगा। अब जब ये दोनों होंगे, दोनों का मतलब ये जब उभयलिंगी होगा, कैसा होगा ये, उभयलिंगी होगा। तो ध्यान रखना उभयलिंगी में हमेशा जो सौ परागण की प्रक्रिया होगी वो किस में होगी, उभयलिंगी में होगी। तो ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे इस क्वेश्चन में। ऑप्शन जो ए है वो सबसे सही उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आओ। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है भाई, ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछता है। मानव मादा के कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। अब जनन तंत्र के भाग आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि अब जो आपका मादा है, अंडाशय महिला में पाया जाता है, गर्भाशय महिला में पाया जाता है। डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी भी जो है ना आपकी, जिसको कि अपन हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो आप समझ जाओगे, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन नलिका जो है इनको बोला जाता है। तो ये शुक्रवाहिका जो है ना, शुक्रवाहिका ये पाई जाती है मेल में, तो ये मेल पार्ट हो गया। कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है, ये आपका हो जाएगा नर जनन तंत्र का भाग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ से भी आप ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लो कि एक तो आपका अंडाणु, एक तो आपका अंडाणु है, एक आपका शुक्राणु, ठीक है, ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए। निषेचन की प्रक्रिया जो है, निषेचन हो गया। अब ये पूछता है कि निषेचन होता कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये निषेचन दोस्तों आपका होता है इन फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। उसके बाद में जो है शिशु आपका गर्भाशय की दीवारों से चिपक जाता है। इसके बाद में जो शिशु है वो गर्भाशय की दीवारों से चिपकता है, याद रखना है आपको। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, ये फेलोपियन ट्यूब में होती है। ये क्वेश्चन भी जो है पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको याद रख लेना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है। अभी मैंने बताया था, याद कीजिए, पहले क्वेश्चन आ चुका है ये, मुकुलन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। आपको यहाँ से देखिए दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो जो आपका अलैंगिक जनन है, ठीक है, अलैंगिक जो आपका जनन है ना, अलैंगिक जनन को पूरा समझिए आप। अलैंगिक जनन होता क्या है कि जिसमें जैसे मान लो कि ऐसे नॉर्मली समझो, माता या पिता में से कोई एक होना चाहिए, माता या पिता में से कोई भी एक हो, तो वो आपका अलैंगिक जनन, ठीक है। देखिए अलैंगिक जनन में क्या कौन कौन से जनन सर आ जाते हैं। एक तो आपका देखिए होता है विखंडन विधि,
ठीक है, विखंडन है द्विखंडन विधि, ठीक है, द्विखंडन विधि। विखंडन का मतलब होता है टुकड़े, जैसे मान लो अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। अमीबा जो होता है ना, अमीबा के 2 टुकड़े कर दो, नए 2 जीव बन जाएंगे। अमीबा के 2 टुकड़े कर दो, ठीक है। एक होता है बहुविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन द्वारा जनन होता है प्लाज्मोडियम में। किसमें आता है? प्लाज्मोडियम में जो है वो बहुविखंडन द्वारा जनन होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है, चेहरे पर फुंसियां क्यों आ जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, चेहरे पर फुंसियां बैक्टीरिया के कारण से आती है या अधिक तेल या त्वचा के कारण से आती हैं, अधिक पसीने के कारण से ऐसा होता है? तो देखिए चेहरे पर जो फुंसियां आती हैं वो तेल या त्वचा ज्यादा हो जाती है, अधिक तेल या त्वचा है उसके कारण से आती है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन बी के साथ आप लोग जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? जीव कौन सा प्रक्रम जिसके द्वारा अपनी संख्या में, तो अपने समान नए जीव उत्पन्न करना, ध्यान रखना, अपने समान नए जीव उत्पन्न करना, अपने समान नए जीव उत्पन्न जो करना है इसको अपन बोलते हैं जनन, ठीक है। अपने समान नए जीव उत्पन्न करना इसको कहा जाता है आपका जनन। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सटीक आंसर रहेगा कि कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे, तो ये आपकी जनन की प्रक्रिया होगी। ऑप्शन ए के साथ में आप लोग चले जाएंगे। दूसरा कि सर ये जो अपनी जो क्लास चल रही है, इस क्लास का जो पीडीएफ है, ठीक है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक पिन कर रखा है, कमेंट बॉक्स में आप जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारी क्लासों की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। देखिए कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए? कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन है वो कौन से पौधों में करना चाहिए? जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते, जिनमें फल का निर्माण नहीं होता, जिसमें फल और बीज का निर्माण नहीं होता है। तो भाई जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होते ना, जिनमें बीज नहीं आ रहे, बीज नहीं बन रहे हैं, तो उनमें अपन कायिक प्रवर्धन करते हैं। क्योंकि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जैसे मान लो कि आलू है आपका, आलू के आप जितने टुकड़े करेंगे उतने बो दीजिए, ठीक है, उससे नए पौधे बन जाएंगे, ठीक है। तो बीज थोड़ी आया उसमें, तो जिसमें बीज नहीं होता है दोस्तों उसमें आपके जो कायिक प्रवर्धन है उसकी प्रक्रिया होती है, याद रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग बताइए कि लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है, बताओ कौन सा होता है? हाँ बताइए, लैंगिक जनन में मुख्य जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री होता है, असमसूत्री होता है, अर्धसूत्री? देखो मैंने आपको बता दिया, जो आपका ध्यान रखना आज के बाद में कि जो लैंगिक जनन होता है, जो आपका लैंगिक जनन है ना, उसमें आपका होता है अर्धसूत्री। कैसा होता है? अर्धसूत्री। और जो आपका अलैंगिक जनन है, जो आपका अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जो आपका जनन है उसमें हमेशा जो आपका विभाजन होगा वो आपका होता है कैसा? समसूत्री विभाजन। कैसा होता है? समसूत्री विभाजन, ये याद रखना है आपको, ठीक है भाई। अर्धसूत्री क्या कि जो एक तो जनक कोशिका होती है, एक तो क्या होती है? जनक कोशिका, ठीक है। एक होती है पुत्री कोशिका या संतति कोशिका इसको बोलते हैं, इसको संतति कोशिका बोलते हैं। तो जनक कोशिका से संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है अर्धसूत्री, और उसके समान बनी रहती है, उसको बोलते हैं समसूत्री। तो इसका आंसर जो हो गया इस प्रश्न का वो आपका डी ऑप्शन जो है ना, डी ऑप्शन, वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है, याद रखना आपको, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने बता दी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहां पर इस क्लास की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। एक क्लास में एक चैप्टर फिनिश करवा दूंगा आपका। आलू में जनन कैसे होता है? अभी मैंने आपको बताया कि आलू में जो जनन की प्रक्रिया होती है, आलू में जो आपके जनन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है? मुकुलन, विषाणु जनन, कायिक प्रवर्धन। तो अभी बताया मैंने आपको कायिक प्रवर्धन के द्वारा आलू में जनन होता है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जो अमीबा है, अमीबा जैसे ये मान लो ये कोई अमीबा है, इसकी ऐसे इसके 2 टुकड़े कर दो, इसके जब आप 2 टुकड़े कर दोगे ना तो यहाँ से क्या है? 2 नए जीव बन जाएंगे, ठीक है। तो अमीबा में द्विखंडन के द्वारा जनन होता है, याद रखना, ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, याद रखना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन से संचरित रोग नहीं है? ठीक है, लैंगिक जनन से संचरित कौन सा नहीं होता है? देखो एड्स आपका फैलता है, एड्स का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एक्वायर्ड, इसका पूरा नाम देख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम है, याद रखना है, ठीक है। सिफिलिस रोग और गोनेरिया, ये सारे क्या है? लैंगिक जनन द्वारा संचरित होते हैं। क्या नहीं होता? टाइफाइड, ये टाइफाइड लिख दिया है, इसको ये बोलते हैं टाइफाइड। ये जो है ये फैलता कैसे, मैं आपको बता दूं, ये आपका जो है ये आपका दूषित जल से होगा, ये आपका दूषित जल से होता है, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन,
बहुविखंडन एक मुख्य उदाहरण, मैंने बताया था ना, बहुविखंडन द्वारा जो जनन होता है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना या पैरामीशियम, तो बहुविखंडन द्वारा जो जनन होता है वो आपका होता है प्लाज्मोडियम में। किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन के द्वारा जनन होता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? बीजाणु, मुकुलन, विखंडन या ये सारे? तो बीजाणु द्वारा जनन होना, मुकुलन द्वारा होना, विखंडन के द्वारा जनन होना, ये सारे के सारे क्या है? अलैंगिक जनन है। सारे के सारे क्या है? अलैंगिक जनन है। ऑप्शन डी के साथ आप लोग जाएंगे इस क्वेश्चन में। और मैं ऐसे ही मैं आपको फिर बता दूं कि ये सारी जो एनसीईआरटी साइंस है ये अपन ने शुरू की है, बिल्कुल एक एक क्लास जो है ना सबकी पीडीएफ निःशुल्क है। इन क्लासों की पीडीएफ जो है निःशुल्क है। तो आप लोग जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को क्यूज मोड में आपको लगाना है ना, क्यूज मोड में लगाना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नीचे देखो मैंने दे रखा है, ये मेरा नंबर दे रखा है 7424939383 वाला, इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है ना। देखो मादा में निषेचन कहाँ होता है? मैंने भी आपको समझाया था कि अंडाणु जब शुक्राणु से मिलता है तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये आपकी कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन जो आपकी नलिकाएं होती हैं, फैलोपियन जो नलिकाएं होती हैं, फैलोपियन जो ट्यूब होती है ना, उनमें आपका जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन जो बी के साथ आप लोग इस क्वेश्चन में चले जाएंगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? अलैंगिक जनन की बात कर रहा है ये। कौन से के भी मैंने बता दिया है आपको कि जब भी अलैंगिक जनन का नाम आ जाए इसका मतलब कौन सा विभाजन होगा आपका? तो आपका होगा सर समसूत्री विभाजन। कौन सा हो जाएगा? समसूत्री। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। ऑप्शन जो ए है वो सबसे सही उत्तर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। अलैंगिक जनन के समय जो है आपका समसूत्री विभाजन होता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आओ, पुष्प के नर भाग को क्या बोलते हैं? मैंने भी आपको बताया था कि पुरुष का जो नर भाग है उसको अपन बोलेंगे पुमंग। क्या बोलेंगे? पुमंग, या इसी को बोलते हैं पुंकेसर। इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? निषेचन के बाद में युग्मनज जो है वो विभाजित होकर के क्या बनाएगा आपका? तो निषेचन के बाद जो युग्मनज है वो विभाजित होकर के, ध्यान रखना, आपका बनाता है, क्या बनाएगा? इससे आपका बन जाएगा भ्रूण। क्या बनेगा? इससे भ्रूण बनेगा आपका, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले जो है नर युग्मक होता है, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। ये दोनों मिलेंगे, ये बनाएंगे युग्मनज। क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे, ठीक है। युग्मनज बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, उसके बाद में आपका बनेगा भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण बन जाएगा, ठीक है, जाइकोट। अगला, इनमें से पूरे जीवन में एक बार पुष्पित होते हैं, मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें फूल जो है ना वो केवल एक बार आते हैं? तो आपका बांस हो जाएगा। कौन सा? बांस। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। बांस का पौधा जो है ना वो केवल एक बार पुष्पित होता है। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है, या विकासवाद की कोई भूमिका, एक गुणित? तो भाई जैसे मान लो मनुष्य में 22+X था, नर में था 22+ मान लो X ही महिला में था, तो वापस से कितना बन गया? ये 44+XX बन गया ना। तो ये द्विगुणित जो अवस्था है, जो आपकी द्विगुणित अवस्था है ना, उसको बनाए रखने के लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवस्था है, जन्म से लेकर के और जब मान लो आपकी मृत्यु हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे इस अवस्था को? जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? जीवन काल। चक्कर मत करके आ जाना, जीवन काल कहते हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंडज नहीं है? अंडज मतलब जो अंडे नहीं देता, जो आपका अंडे नहीं देता है। सर्प, मुर्गी, घड़ियाल या मानव? तो मानव अंडे थोड़ी देता है, ठीक है, मानव आपका अंडे थोड़ी देता है। तो ऑप्शन डी के साथ आप लोग चले जाएंगे। ऑप्शन जो डी है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आओ, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? भाई कौन है जो, जैसे मान लो कहीं पे जल भराव है, ठीक है, कहीं पर जो है जल भराव है, तो उसमें ये पौधे उग जाते हैं और फिर वहां से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। जलकुंभी होता है। क्या होता है? जलकुंभी। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको फिर बता दूं, ये पूरी एनसीईआरटी साइंस है ना, एक एक चैप्टर में क्लियर करवा दूंगा आपका। पूरी एनसीईआरटी की जो साइंस है वो एक एक चैप्टर में, इसकी जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप निःशुल्क देख सकेंगे। फिर भी आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर लेना। और जो बच्चे एलटी ग्रेड की, टीआरई 4.0 की, एएमआरएस की टारगेट स्टडी, सेल्फ स्टडी प्लान के तहत करना चाहते हैं कि सर हमें कैसे भी सिलेक्शन निकालना है इस भर्ती में, तो मैंने मेरा नीचे नंबर दे रखा है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना। ऐसे ही लगातार जो है एक एक टॉपिक एक एक क्लास में अपन बहुत जल्दी जो है वो कवर करेंगे। धन्यवाद।